नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम जुलाई 2013 में हुए सीटेट के पेपर 1 में मैथ पेडागोजी के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे ताकि हमें एक आइडिया लग सके किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थी से पूछा गया यह सवाल डैश की ओर अंकित करता है। ऑप्शन नंबर ए, निम्न स्तरीय मांग कार्य, इसके लिए केवल प्रक्रियात्मक कौशल की आवश्यकता होगी। बी, निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। केवल रटने पर आधारित तो नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। सी, उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। या डी, उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ बिना प्रक्रिया पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह प्रश्न निम्न स्तरीय मांग कार्य है, इसके लिए केवल प्रक्रियात्मक, प्रक्रिया मतलब मेथड की आवश्यकता पड़ेगी और हम इसको हल कर लेंगे। 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखने की यदि किसी बच्चे को मेथड पता हुआ है तो वह इसको लिख लेगा। अगला है हमारा, प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। ए, कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव, संख्या रेखा पर दशमलव संख्या निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव, शिक्षार्थी द्वारा लापरवाही बरतना या क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है शून्य की सार्थकता, या शून्य के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बताया गया होगा कि दशमलव के बाद किसी संख्या के बाद जीरो लगा दे और उसके बाद कोई संख्या ना हो तो उस जीरो का कोई मतलब नहीं रहता। इस प्रकार की संभावना या जो कॉन्सेप्ट रहे होंगे बच्चों को नहीं बताए गए होंगे, जिस कारण से वह इस प्रकार की गलतियाँ कर रहे हैं। अगला है हमारा, एक शिक्षार्थी को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है शिक्षार्थी की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थी को अवसर उपलब्ध कराना, गणित की समझ में शिक्षार्थी की सहायता करना, या गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोगों के संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थी की सहायता करना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, बेन हील के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं: चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निर्माण और दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए हैं। वह भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा बेन हिल के ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर है? बेन हिल का मॉडल है जो कि उसने 4 स्तर दिए हुए हैं: चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता रिगर। तो भाई उसने इस एक बच्चे को हमने विभिन्न प्रकार की बहुभुज छांटने के लिए कहा गया है, तो वह उनकी बहुभुज को क्या होता है उनकी भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कर रहा है। तो वह कौन से स्तर पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषण, क्योंकि उसने भुजाओं के आधार पर मतलब उनका विश्लेषण किया और भुजाओं के आधार पर उनको छांटा। अगला है हमारा, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटे, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे कमजोर शाब्दिक चाक्षुष शब्द और कार्यकारी स्मृति, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमणता योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन, या कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण, या कमजोर गतिक कौशल पढ़ना और लिखना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अधिनियम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह डैश पर केंद्रित होती है। परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने पर तो NCF नहीं है केंद्रित। नियमित गृह कार्य जमा कराने ये भी नहीं है। आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से सीखने की सक्रिय भागीदारी, भाई ये कहती है NCF 2005 के बच्चों को सक्रिय रूप में रखकर हमें सिखाना है, तो यही हमारा आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित आरेख हैं। तो 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपयुक्त तरीकों को डैश की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है: क्षेत्रफल और संचयी प्रवृत्ति, गुणन की संचयी प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, आयत का क्षेत्रफल, 2 संख्या के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणक अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल, या ऑप्शन नंबर डी, 2 संख्या के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न, जिसके ऐसा प्रश्न जिसके एक से अधिक आंसर हो, मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है
और जिसका कोई निश्चित आंसर हो वह बंद अंत वाला प्रश्न होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए, तो इसका एक निश्चित आंसर रहेगा। बी कौन सा बड़ा है, इसका भी एक निश्चित आंसर रहेगा। सी 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखिए, या 2.7 से 7 ज़्यादा क्या है, तो भाई इसका भी एक निश्चित आंसर रहेगा। एक से अधिक आंसर ऑप्शन नंबर सी के बनेंगे। अगला है हमारा कक्षा 2 के शिक्षार्थी का सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण, जियो बोर्ड, 3D सॉलिड्स के नोट्स, क्यूब्स, श्यामपट्ट का तल। भाई कक्षा 2 के हैं तो इसका आंसर हो जाएगा जियो बोर्ड, जो कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंबे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यह सवाल किस लिए पूछा गया है। भाई समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो अधिकतम लंबाई क्या होगी, तो ये हमें समझ में आ रहा है, ये HCF की भावना, ये मतलब HCF का क्वेश्चन है, महत्तम समावर्तक का। ऑप्शन देखेंगे हम, पहला गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा, HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच, सीखी गई संकल्पना का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने, या HCF तथा LCM पर आधारित सम समस्याओं का अध्ययन देने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भाई क्वेश्चन तो HCF का है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सीखी गई संकल्पना का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना। हमने HCF निकालना सीख लिया, लेकिन हमें उसको एक भाषाई रूप में एक समस्या प्रदान की गई, तो हम क्या उस प्रक्रिया को जो हमने सीखा है उसका प्रयोग हम किसी भाषाई समस्या समाधान में कर पा रहे हैं या नहीं, इसके लिए यह दिया गया है। अगला है हमारा, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संख्या का प्रयोग किया जाना चाहिए। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचेगा। उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है, ज्ञान, बोधन, विश्लेषण या संश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण। अगला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण। अगला है हमारा, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण पर है। भाई अमूर्त को तो कठिनाई में समझने में कठिनाई हो रही है, तो वो हो सकता है मूर्त पर हो। बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी गामक सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है, डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर होगा एक ऑप्शन नंबर ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे के गणितीकरण की क्षमता का विकास करना। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमता का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत कर रहा है। ए वर्गमूल घनमूल ज्ञात करने सहित सभी संख्या संक्रिया को कुशलतापूर्वक करने में, ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से तैयार करना, शब्द समस्या का रैखिक समीकरण में अनुवाद करना या गणितीय रूप से सोचना तर्क करना के लिए बच्चे के संसाधनों का विकास करना, धारणा को उनके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना। यही हमारा आंसर होगा। अगला है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता। आपके हिसाब से अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या हो सकती हैं, तो इसमें दिया हुआ है ए उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। कठोर अभ्यास देने के लिए, कठोर एक कीवर्ड है जो कि आंसर नहीं होता है। बा स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सके, यह सही है। शा केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, केवल लगा हुआ है तो ये भी एक कीवर्ड है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। या दा उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है, तो भाई मोटी और भारी होना तो आवश्यक नहीं है, हमारा बा नंबर का सही रहेगा। और आ भी सही हो सकता है, तो इसका आंसर रहेगा आ और बा। आ इसलिए सही हो सकता है क्योंकि कठोर अभ्यास देने के लिए, क्षमा करना मैंने ध्यान नहीं दिया, कठोर अभ्यास मतलब उन्हें ज़्यादा अभ्यास कराने के लिए, जितना ज़्यादा वह अभ्यास करेंगे उतने ही ज़्यादा वो दक्ष होंगे, तो ये पॉजिटिव वे में कठोर वर्ड दिया गया है। अगला है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 डैश पर बल देती है, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थी की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। सी निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। या डी गणित चयनित शिक्षार्थी को पढ़ाया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है।
आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और प्रश्न भी अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही अगली वीडियो में हम मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ। आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।